खोई हुई दिशाएं। सड़क के मोड़ पर लगी रेलिंग के सहारे चंदर खड़ा था। सामने दाएं बाएं आदमियों का सैलाब था। शाम हो रही थी और कनॉट प्लेस की बत्तियां जगमगाने लगी थी। थकान से उसके पैर जवाब दे रहे थे। कहीं दूर आया गया भी तो नहीं, फिर भी थकान सारे शरीर में भरी हुई थी। दिल और दिमाग इतना थका हुआ था कि लगता था वही थकान धीरे धीरे उतरकर तन में फैलती जा रही है। पूरा दिन बर्बाद हो गया। यही खड़ा सोच रहा था। घर लौटने को भी मन नहीं कर रहा था। आती जाती एक सी औरतों को देखकर मन और भी ऊबने लगता था। भूख पता नहीं लगी है या नहीं, वह दिमाग पर जोर डालता है। सवेरे 8 बजे घर से निकला था। एक प्याली कॉफ़ी के अलावा तो कुछ पेट में गया नहीं, और तब उसे एहसास हुआ कि थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है। दिमाग और पेट के साथ ऐसा हो गया है कि भूख भी सोचने लगती है। दिमाग और पेट का साथ ऐसा हो गया है कि भूख भी सोचने लगती है। निगाह दूर आसमान पर अटक जाती है, जहाँ चीलें उड़ रही हैं और मोजे की शक्ल में कटा हुआ आसमान दिखाई दे रहा है। उस गंधले आसमान के नीचे जामा मस्जिद का गुंबद और मीनार दिखाई पड़ रही है। उनकी नोकें बड़ी अजीब सी लग रही हैं। पीछे वाली दुकान के बाहर चोलियों का विज्ञापन है। रीगल बस स्टॉप के नीम के पेड़ों से धीरे धीरे पत्तियां झड़ रही हैं। बसें जू जू करती आती हैं, एक क्षण ठिठकती हैं, एक ओर से सवारियों को उगलती हैं और दूसरी ओर से निगलकर आगे बढ़ जाती हैं। चौराहे पर बत्तियां लगी हैं। बत्तियों की आंखें लाल पीली हो रही हैं। आसपास के सैकड़ों लोग आसपास के सैकड़ों लोग गुजरते हैं, पर कोई उसे नहीं पहचानता। हर आदमी या औरत लापरवाही से दूसरे को नकारता या झूठे दर्द में डूबा हुआ गुजर जाता है। और तब उसे अपना वह शहर याद आता है जहाँ से 3 साल पहले वह चला आया था। गंगा के सुनसान किनारे पर भी अगर कोई अनजान मिल जाता तो उसकी नज़रों में पहचान की झलक तैर जाती थी। और यह राजधानी जहाँ सब अपना है, अपने देश का है, पर कुछ भी अपना नहीं है, अपने देश का नहीं है। तमाम सड़कें हैं जिन पर वह जा सकता है, लेकिन वे सड़कें कहीं नहीं पहुँचाती। उन सड़कों के किनारे घर हैं, बस्तियाँ हैं, पर किसी भी घर में वह नहीं जा सकता। उन घरों के बाहर फाटक हैं जिन पर कुत्तों से सावधान रहने की चेतावनी है। फूल तोड़ने की मनाही है और घंटी बजाकर इंतजार करने की मजबूरी है। घर पर निर्मला इंतजार कर रही होगी। वहां पहुंचकर भी पहले मेहमान की तरह कुर्सी पर बैठना होगा, क्योंकि बिस्तर पर कमरे का पूरा सामान सजा होगा और वह हीटर पर खाना पका रही होगी। उन्मुक्त होकर वह हवा के झोंके की तरह कमरे में घुस भी नहीं सकता और न उसे बाहों में भरकर प्यार ही कर सकता है, क्योंकि गुप्ता जेबी मिल से लौटे नहीं होंगे और मिसेस गुप्ता बेकारी में बैठी गप लड़ा रही होंगी या किसी स्वेटर की बुनाई सीख रही होंगी। अगर वह चला भी गया तो कमरे में बहुत अदब से घुसेगा, फिर मिसेस गुप्ता से इधर उधर की 2-4 बातें करेगा। तब बीवी खाना खाने की बात कहेगी और खाने की बात सुनकर मिसेस गुप्ता घर जाने के लिए उठेंगी और फिर उसके बाद बड़ी खिड़की का पर्दा खिसकाना पड़ेगा। किसी बहाने खुराना की तरफ वाली खिड़की को बंद कराना पड़ेगा। घूमकर मेज के पास पहुंचना होगा और तब पानी का एक गिलास मांगने के बहाने वह पत्नी को बुलाएगा और तब उसे बाहों में लेकर प्यार से यह कह सकने का मौका आएगा, बहुत थक गया हूँ। लेकिन ऐसा होगा नहीं। इतनी लंबी प्रक्रिया से गुजरने के पहले ही उसका मन झुंझला उठेगा और यह कहने पर मजबूर हो जाएगा, अरे भाई खाने में कितनी देर है। सारा प्यार और समूची पहचान न जाने कहाँ छिप चुकी होगी। अजीब सा बेगानापन होगा।
बेकरी वालों के यहाँ भर्राई आवाज़ में रेडियो गा रहा होगा और गुलाटी के थके कदमों की खोखली आवाज़ जीने पर सुनाई पड़ेगी। गली में कोई स्कूटर आकर रुकेगा और उनमें से कोई बिन पहचाना आदमी किसी और के घर में चला जाएगा। माफ़ कीजिएगा। बीतती हुई सर्दियां हैं, एकदम अभी भी कड़ाके की ठंड है। मोटरों की मरम्मत करने वाले गैरेज का मालिक सरदार चाबियां लेकर घर जाने के इंतज़ार में आधी रात तक बैठा रहेगा, क्योंकि उसे 15 साल पुराने मैकेनिक पर भी शायद विश्वास नहीं है और सामने रहने वाले बिशन कपूर के आने की आहट भर मिलेगी। पिछले 2 साल से उसने अपने नाम की प्लेट देखी है, बिशन कपूर जर्नलिस्ट, और उसकी शक्ल के बारे में वह सिर्फ यह जानता है कि सामने वाली खिड़की से जब बिजली की रोशनी छनने लगती है और सिगरेट का धुआं सलाखों से लिपट लिपट कर बाहर के अंधेरे में डूब जाता है, तो बिशन कपूर नाम का एक आदमी भीतर होता है। और सुबह जब उसकी खिड़की के नीचे अंडा का छिलका, डबल रोटी का रैपर और जली हुई सिगरेटें, तीलियां और राख बिखरी हुई होती है, तो बिशन कपूर नाम का आदमी जा चुका होता है। सोचते सोचते उसे लगा कि मोज़े की बदबू और भी तेज़ होती जा रही है और अब रेलिंग के पास खड़ा रहना मुश्किल है। जेब से डायरी निकालकर उसने अगले दिन की मुलाकातों के बारे में जान लेना चाहा। अंग्रेज़ी दैनिक में पहले फ़ोन करना है, फिर समय तय करके मिलना है। रेडियो में एक चक्कर लगाना है, पिछला चेक रिजर्व बैंक से कैश कराना है और घर एक मनी ऑर्डर भेजना है। कल का पूरा वक्त भी इसी में निकल जाएगा, क्योंकि अखबार का संपादक परिचित नहीं है जो फ़ौरन बुला ले और खुलकर बात कर ले और कोई बात तय हो जाए। रेडियो में भी कोई 10 मिनट बात में तय नहीं हो सकती। रेडियो में भी कोई बात 10 मिनट में तय नहीं हो सकती और रिजर्व बैंक के काउंटर पर इलाहाबाद वाला अमरनाथ नहीं है जो फ़ौरन चेक करके रुपया ला दे। डाकखाने पर व्यापारियों के चपरासियों की भीड़ होगी जो 10-10 मनी ऑर्डर के फॉर्म लिए लाइन में खड़े होंगे और एक एक कागज़ पर पूरी रकम और मनी ऑर्डर कमीशन का मीज़ान लगाने में मशगूल होंगे। उनमें से कोई भी उसे नहीं पहचान सकेगा। एक क्षण की जान पहचान का सिलसिला सिर्फ पेन होगा जो कोई न कोई 2 हर्फ लिखने के लिए मांगेगा और लिख चुकने के बाद अपना ख़त पढ़ते हुए वह बाएं हाथ से उसे कलम लौटाकर शायद धीरे से थैंक यू कहेगा और टिकट वाले काउंटर की ओर बढ़ जाएगा। तो ये है कहानी खोई हुई दिशाएं। आप देखिए कि क्या सुंदर वर्णनात्मक सौंदर्य है एक दृश्य का, जहाँ पहले चंदर खड़ा था, फिर धीरे धीरे हम भी चंदर के साथ घर में प्रवेश करते हैं। लगभग वह पहले उसकी कल्पना में, फिर वास्तविकता में एक पत्नी जिससे उसका जुड़ाव है, एक जीवन जहाँ चूल्हा है, खाना पकता हुआ, और खाने की पहल कौन करेगा, पत्नी या चंदर। तो इस तरह की छोटी छोटी बातों से थोड़ी थोड़ी चुहलबाजी कहें या दाम्पत्य जीवन के गंभीर संकट भी ये हो जा सकते हैं। तो एक खूबसूरत सी कहानी जिसमें एक पड़ोसी पत्नी है और क्या क्या नहीं है, अभी आगे सुनिएगा। फ़िलहाल मेरा पाठ सुनने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें।